हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें हमने अब तक 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए। आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम जीके जीएस के 38 प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये जो सीरीज़ चल रही है वो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें वो प्रश्न हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम 50 प्रैक्टिस सेट हिंदी के और 50 जीके जीएस के हल करेंगे। अपना कमांड का भी एक सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अब तक 6 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं। उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाके देख सकते हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? विरूपण, डिस्टोरेशन मीटर, एमीटर, एनीमोमीटर या माइक्रोवेव पावर मीटर। तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, एमीटर एक ऐसा उपकरण होता है। एमीटर उत्तर हो जाएगा। एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ की विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनमें धारा समान रहती है। तो ये हो गया आपका, इसका उत्तर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो किसको मापता है? तो विद्युत धारा को मापता है। किसे? विद्युत धारा को। दूसरा प्रश्न है, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों को टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग गतिविधि को क्या कहते हैं? विसरण, परासरण, ब्राउनी गति या संपीड़ितता। तो सेकंड का उत्तर हो जाएगा ब्राउनी गति और करेक्ट आंसर है सी। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो ये आपका अवस्थित है केरल में। ठीक है, और कौन सा तट है? मालाबार तट पे है। कौन से तट पर है? मालाबार तट पे है। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है आपका, तो ये कोंकण, कन्नड़, मालाबार। कौन से तट है? कोंकण, कन्नड़, मालाबार। और इधर जो है वो है आपका कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल। और यहाँ पर है कोंकण, यहाँ पे है कन्नड़ और ये है मालाबार तट। ठीक है, तो ये तट भी याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसकी एक ट्रिक होती है। तो ट्रिक में क्या है? RVPK। तो कौन सी पूछ रहा है? पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक, अब ये कौन सी पूछ रहा है? तीसरी पूछ रहा है। तीसरी मतलब पी, तो पी का मतलब पाटलिपुत्र। तीसरी कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। तीसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी वो कहाँ हुई थी? बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, RVPK ये रखना है याद। पांचवा प्रश्न है, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं या अकबर? तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल में होती है। हुमायूं ने फारस के शासक के यहाँ शरण के दौरान 2 फारसी ईरानी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की। ये चित्रकार थे मीर सैयद अली और दूसरा है अब्दुस समद। कौन? अब्दुस समद। ठीक है, छठवां प्रश्न है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? मतलब सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम या तांबा? तो सोने में मिलाया जाता है तांबा और 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सातवां प्रश्न है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बैकेलाइट या केवलर? तो 7 का उत्तर हो जाएगा नायलॉन। क्या हो जाएगा? नायलॉन 6 हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना होता है? क्रोमियम, जस्ता, एल्यूमिनियम या निकेल? तो किसकी परत चढ़ाई जाती है इस्पात पर? जस्ता की। और 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नौवां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पर्यावरण न्यायाधिकरण? तो 9 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक,
अब जो ये है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में हुई थी, ये भी पूछा गया है। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 18 अक्टूबर, अच्छा ये एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को। किसकी? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की। तो 9 का उत्तर हो जाएगा बी। 10वां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 में, 1576 में, 1605 में या 1660 में? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। और अगर तारीख भी पूछेगा तो 18 जून 1576 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। 11वां प्रश्न है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? असम, लाहौर, यूएसए या लंदन? तो कहाँ हुआ था? लंदन में हुए थे प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक, इसमें याद रखना है आपको, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 32 में। ठीक, भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, 30 में भी, 31 में भी और 32 में भी। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है 12वां, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, अविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या सुरेंद्रनाथ टैगोर ने? तो 12 का उत्तर हो जाएगा ए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ठीक, तत्वबोधिनी का एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था इन्होंने। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किस नाम से? तत्वबोधिनी के नाम से। 13वां प्रश्न है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक का क्या नाम है? गणित सार संग्रह। भास्कराचार्य के द्वारा, महावीराचार्य के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा या ब्रह्मगुप्त के द्वारा? तो 13 का उत्तर हो जाएगा बी, गणित सार संग्रह जो पुस्तक है वो महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? पौधे हाइड्रोजन किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? मृदा जल से, धूप से, मृदा से या वायु से? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा जल से। किससे प्राप्त करते हैं? मृदा जल से। और 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 14 का आंसर हो जाएगा ए। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? फास्फोरस विषाक्तता, संख्या आर्सेनिक विषाक्तता, प्लूटोनियम विषाक्तता या सीसा विषाक्तता? तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, मानव एवं अन्य कशेरुकाओं में सीसा लेड की उच्च मात्रा बढ़ने पर जो समस्याएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सीसा विषाक्तता बोलते हैं। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं? सीसा विषाक्तता के साथ में क्या बोलते हैं? प्लम्बिस्म। क्या बोलते हैं? प्लम्बिस्म बोलते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को कौन नियंत्रित करता है? सहकारी समितियां, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो इसे नियंत्रित करती है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, तो वृद्धि नहीं करनी है भाई, कमी करनी है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, वनोन्मूलन, वनों का कटान, ये भी गलत है। अविकसित देशों को कम सेवाएं, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा? डी हो जाएगा। औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास होगा, उससे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकते हैं दीर्घकालिक विकास के लिए। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। 18वां प्रश्न है, जो रुपए का चिन्ह है वो मतलब ये पूछ रहा है कि ये किसका चिन्ह है? तो ये भारतीय रुपया का चिन्ह है। और 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये भारत सरकार ने कब सार्वजनिक किया था? तो ये किया था 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010 को ये सार्वजनिक किया था कि हमने रुपए का चिन्ह ये निर्धारित कर लिया है। 19वां प्रश्न है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती या रोपड़ खेती? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोपड़ खेती। और 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रोपड़ खेती।
20वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो सीलोन किसे कहा जाता था? श्रीलंका को। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, करेक्ट आंसर मार देंगे। ठीक है, 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? टैंगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शीत मरुस्थलों को जाना जाता है टुंड्रा के नाम से, और 21 का उत्तर हो जाएगा बी। 22वां प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं। संचित पर्वतों, नीलगिरी जो पर्वत है वो किस चीज़ के उदाहरण है? संचित पर्वत के, प्रखंड पर्वत के, अवशिष्ट पर्वत के या मोड़दार पर्वत के? तो नीलगिरी जो पर्वत है वो किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और 22 का आंसर हो जाएगा सी। 23वां प्रश्न है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में, इलाहाबाद में, आलमपुर में या हमीरपुर में? तो 23 का उत्तर हो जाएगा डी, हमीरपुर में होता है। किसका? यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? हमीरपुर में। 24वां प्रश्न है, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? चकमा शरणार्थी, तो चकमा शरणार्थी नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या श्रीलंका से? तो चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित हैं। और एक और विवाद था कि 3 बीघा विवाद किस देश से संबंधित है? 3 बीघा, तो ये भी आपका बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक, तो ये भी दोनों याद रखने हैं। चकमा शरणार्थी और 3 बीघा विवाद किससे संबंधित है? बांग्लादेश से। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? संगीत के लिए व्यास सम्मान, इकबाल सम्मान, कालिदास सम्मान या कबीर सम्मान? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, कालिदास सम्मान। संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? कालिदास सम्मान दिया जाता है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 26वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मार्च 22 में, सितंबर 22 मतलब 22 मार्च को, 22 सितंबर या 22 अप्रैल या 22 फरवरी? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, और 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बर्ड वेटलैंड डे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 27वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल, गीति, गीतांजलि, राजतरंगिणी या मधुशाला? तो 27 का उत्तर हो जाएगा डी, मधुशाला के लिए किसे जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को, और 27 का उत्तर क्या होगा? डी। 28वां प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 29 जनवरी 1952 को या 26 नवंबर 1949 को? तो संविधान सभा का जो अंतिम सत्र था, मतलब जिसमें हस्ताक्षर हुए थे, वो कब आयोजित हुआ था? तो वो आयोजित हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 29वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर या श्री के.एम. मुंशी? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछता है अस्थायी अध्यक्ष, कह के बोले, मतलब बोले कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दोनों को नाम याद रखने हैं। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार तथा भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो बी.एन. राव का पूछेगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका आंसर होगा बी.एन. राव। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर पूछेगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखने। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? महाधिवक्ता जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इसका अनुच्छेद आपको याद रखना है। महाधिवक्ता आता है अनुच्छेद 165 में, और 30 का उत्तर हो जाएगा डी। 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, महाधिवक्ता। अच्छा, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। 30 का उत्तर हो जाएगा डी। 31वां प्रश्न है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा या फैजाबाद? तो 31 का उत्तर हो जाएगा सी, एटा। 32वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब, गेंदा, चमेली, पलाश? तो मैंने बताया था, इससे पहले वाली क्लास में बताया था, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश, जिसे हम टेसू भी कहते हैं। टेसू भी पूछा गया है आरओ में एक बार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश, टेसू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछेगा तो बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा।
33वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? कांथा टांके, जरदोजी, चिकनकारी या संगमरमर जड़ना। तो कांथा टांके है जो टांके, ये आपकी उत्तर प्रदेश की पारंपरिक शिल्प नहीं है। और ये कहाँ की है? तो ये वेस्ट बंगाल की है। कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है ये, ठीक। चिकनकारी का संबंध किससे है? तो लखनऊ से है। किससे है? लखनऊ से, याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी जो है चिकनकारी, जरदोजी, संगमरमर जड़ना, ये उत्तर प्रदेश की पारंपरिक शिल्प हैं। अगला प्रश्न है 34 में बोल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बरेली, प्रयागराज, नोएडा या मेरठ। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वैसे इसका जो मुख्यालय है ये विकल्प सही नहीं है। प्रयागराज में था लेकिन अब नहीं है। अब कहाँ पर है वर्तमान में? तो लखनऊ में है पुलिस का मुख्यालय। पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्तमान में लखनऊ में अवस्थित है, ठीक। 34 में बी, अगर लखनऊ नहीं होगा प्रयागराज देगा तो ठीक है, नहीं प्रयागराज लखनऊ दोनों होगा तो आपका उत्तर लखनऊ होगा, ठीक है। पहले प्रयागराज में था लेकिन अब स्थानांतरित करके कहाँ बना दिया है? लखनऊ। तो ये प्रश्न ही आप गलत मान के चलिए, ठीक। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? कौन सा राज्य है? चीन। कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से, देश पूछ रहा है, चीन, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। तो जो नेपाल है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और 35 का उत्तर हो जाएगा सी। और नेपाल से कितने, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों की सीमा लगती है? तो 7 ज़िलों की सीमा लगती है। कितने ज़िलों की लगती है? 7 ज़िलों की। अगर पूछ ले बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र बना है, तो वहाँ पे भी 7 ही होगा, ठीक है। अगर पूछ ले जो 16 महाजनपद थे उनमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में हैं 8। कितने महाजनपद हैं? 8 हैं, ठीक। तो ये आपका 35 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इसमें जो 3 प्रश्न हैं वो आपके करंट के हैं, वो आपके मतलब के नहीं हैं, ठीक है। तो वैसे टोटल 38 प्रश्न हैं, वैसे चलो बता ही दे रहा हूँ। दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? तो 36 का उत्तर हो जाएगा बी। कहाँ पर किया गया था? सिंधुदुर्ग में, ठीक है। अगला प्रश्न है 37, दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो 37 का उत्तर हो जाएगा ए, कंचन देवी को, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? द हम्प, तो 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहाँ पर? भारत में। ये जो तीनों प्रश्न थे वो करंट के थे और पुराने हैं। अब जो आपकी करंट पूछी जाएगी वो जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक की पूछी जाने की संभावना है। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। यहाँ पे इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 6 के साथ में, ठीक। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेटों का अध्ययन नहीं किया, देखे नहीं है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।